పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మనకు ఒక విశిష్ట అతిథి భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మరియు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ ఇస్లాం గారు ఈ యొక్క సమావేశంలో మాట్లాడతారు. వారి పరిచయం భారతీయ జనతా పార్టీలో రాకముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్గా, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీలో బ్యాంక్ రాకముందు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా వారు పనిచేసిన తర్వాత బ్యాంకర్గా, నరేంద్ర మోదీ గారి అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం రావాలని పనిచేసిన తర్వాత బ్యాంకర్గా మంచి ఉద్యోగాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారి రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారి రావాలని పనిచేసిన తర్వాత 2015 నుంచి నరేంద్ర మోదీ గారి రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా ఉండి అనేక నరేంద్ర మోదీ గారి రాజీనామా చేసి తర్వాత జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా ఉండి అనేక నరేంద్ర మోదీ గారి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవ్వడం జరిగిన తర్వాత ఈరోజు అధికారుల యొక్క సమావేశాలు రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడనే హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ తర్వాత రాబోయే ఎన్నికల్లో వరంగల్లో మీడియా హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ తర్వాత రాబోయే వరంగల్లో మీడియా వేదికపై హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు వరంగల్ వేదికపై రాణి రుద్రమాదేవి గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు వేదికపై రాణి రుద్రమాదేవి గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు సామాజికంగా పాల్గొంటారు. ముందుగా మొట్టమొదటిసారి గారు మీడియా తరఫున తర్వాత రాష్ట్ర అధికార మొట్టమొదటిసారి గారు సన్మాన మీడియా తరఫున తర్వాత రాష్ట్ర అధికార 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 గారు बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का जो मेरा इंट्रोडक्शन तो सुभाष जी ने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे सभी लोगों का कलीग जो मेरा इंट्रोडक्शन तो सुभाष जी ने दे दिया। इसलिए मैं बाकी जो हमारे इंट्रोडक्शन तो चेहरे जो आप जानते हैं दे दिया। इसलिए मैं लेकिन आज का जो चेहरे जो आप जानते हैं दे दिया। लेकिन आज का जो जो आप जानते हैं लेकिन आज के जो खासकर लेकिन आज के जो पिलर ऑफ और लेकिन आज के जो पिलर ऑफ और आज के जो आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं तो पूरी उम्मीद है, प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जो बहुत सारी चीजें जो जनता के साथ बेईमानी हो रही है इस प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं आपके द्वारा हम उजागर कर सकते हैं। देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केसीआर जी और उनकी पार्टी बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सरकार उनकी है 10 सालों से, लेकिन सवाल हमसे कर रहे हैं। सरकार उनकी है, उनके अपने मैनिफेस्टो जिसको पूरा नहीं किया, उसको ना पूरा करते हुए लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, तो वो बीजेपी पे कहीं ना कहीं ठेकरा फोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि काम तो किया नहीं है पिछले 10 सालों में। तो मैं उनको एक शेर के साथ में उनको जरा एड्रेस करना चाहता हूं। केसीआर साहब, इधर उधर की बात न कर, ये बात के काफिला क्यों लुटा, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका मतलब ये है कि जो आज प्रदेश के बारे में, जो विकास के बारे में कहते थे, विकास तो हो नहीं रहा, विकास के रास्ते से तो हट गई है, विकास के रास्ते से पिछड़ गई है यहाँ की सरकार। और जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस इस प्रदेश को जाना जाता है वो करप्शन के लिए, करप्शन के लिए जाना जाता है, इसलिए कि इस प्रदेश में हर वो काम ऐसा हो रहा है
जिसमें पैसा बनाने की जो मनी मेकिंग मशीन की तरह सरकार काम कर रही है, वो सिर्फ परिवार के लिए, किसके लिए? जो उनके नजदीकी लोग हैं। पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन से जो लिप्त है, और पूरे प्रदेश में आप देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो केटीआर हो, चाहे केसीआर हो, चाहे उनकी केसीआर की बेटी हो, सभी एक ही काम है कि कैसे डील बनाया जाए, डील में पैसा बनाया जाए, और यही काम में लगे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि डील बनाया जाए, डील में पैसा बनाया जाए, और अगर लगे हुए हैं प्रदेश में। तो लोग कहते हैं केसीआर और केटीआर को सपोर्ट किसका है? तो डायरेक्टली जो अभी नया जो घमंडिया गठबंधन बना है, जो देश में अपोजिशन पार्टी से उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, और उसका टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है वो केसीआर की पार्टी से है। और वो क्या है? यूपीए में जो 12 लाख करोड़ का स्कैम किया था, वो पार्टियां अब एक साथ एकजुट आई हैं, वो सारी पार्टियां जो यूपीए की पार्ट थी, और उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करने से सोचते हैं कि उनके जो कारनामे हैं, जो सालों साल में उन्होंने इतना करप्शन किया, जबकि पूरे देश को, उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं दुनिया के बाहर अलग अलग कोने में जाता था एज ए बैंकर, तो 2012-13 में लोग एक ही चीज पूछते थे कि कांग्रेस पार्टी में, कि खास के कांग्रेस पार्टी और उसके लायंस के पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ये दुनिया के पेपर में छपता था कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो पॉलिसी पैरालिसिस है, लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी है, और फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की पार्टी है, स्कैम एंड स्कैमस्टर्स वाली सरकार है। ये बहुत प्रोमिनेंस के साथ आता था। आज देश में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है, इसलिए आज देश में कहीं भी आप नहीं सुनते, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में हो या स्टेट में हो, वहां सिर्फ विकास का काम, जनता के लिए काम हो रहा है। और यहां देखिए, तो यहां पर आपको लोग कहते हैं कि यहां तहजीब बिकती है। इस जब प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं, तो दाम तो बता, यहां ईमान बिकते हैं। तो केसीआर ने यहां पर हर चीज का दाम रखा है। आप दाम दीजिए, काम कराइए। कितने तरह के, चाहे वो भूमि से रिलेटेड घोटाला हो, चाहे और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड घोटाला हो, तो ये सरकार जो है घोटालेबाज सरकार हो गई है। इनका काम है करप्शन करना, परिवार को फायदा पहुंचाना, और परिवार से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाना। अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त को स्पीच दी, तो 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने 3 बहुत अहम बातें कही। पहली बात तो उन्होंने 3Ds का जो बताया कि डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी जो इंडिया है, यहां पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ है, उसका फायदा इंडिया को पहुंच रहा है। लेकिन इस प्रदेश में इतने सारे यूथ हैं जिन्होंने तेलंगाना मिशन को और वो जो पूरे उसको सपोर्ट किया था, वो सारे यूथ आज कहीं ना कहीं ठगे महसूस अपने आप को कर रहे हैं। इसलिए कि वो उन यूथ को जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। केसीआर की सरकार ने नहीं किया, इसलिए केसीआर की सरकार तो मनी मेकिंग मशीन है, वो अपने पैसे अपने लिए बना रही है, लेकिन जनता तराई तराई कर रही है। उसी हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो बेनिफिट्स थे देश के, जिसको कुछ स्टेट्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सेंटर पूरे तौर से इसका फायदा उठा के देश की जनता को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन जो 3 बहुत जो चीजें हैं जिसके बॉटलनेक है, वो है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आज आप देखिए जिस तरह का अरेंजमेंट है एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से, बीआरएस ने भी अपना नाम बदल दिया, सारे करप्शन करके टीआरएस से अब बीआरएस कर रहे हैं। सोचते हैं कि नेशनल एम्बिशन जो है वो पूरा होगा, यहां से पैसे भेजते रहेंगे करप्शन करके। लेकिन नुकसान किसका है? प्रदेश की जनता का नुकसान है, जिनके लिए करना चाहिए था, जिनके लिए विकास करना चाहिए था, उनके लिए विकास करने के बजाय ये घोटालेबाज यहाँ से घोटाला करके पैसा जो है वहाँ जो घमंडिया गठबंधन जो है उसको भेज रहे हैं। आज आपने देखा होगा, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस में इंडिया जो गठबंधन बना उसके साथ नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ। हर दिन उनके एमपी उनके साथ खड़े रहे, नारेबाजी में साथ खड़े रहे, और हर बार जो जब उनका वोटिंग भी हुआ तो उसमें भी उनके साथ खड़े रहे। दिल्ली के केजरीवाल जी का जो
दिल्ली पर जो बिल आया था उसमें आप देखिए केजरीवाल के साथ खड़े रहे, क्यों ना खड़े रहे? लिक्विड स्कैम तो किया है, और लिक्विड स्कैम में तलवार उनके सर पे लटकी है, इसलिए कि क्या नाम है उनके सिस्टर का, कविता जी के सर पे तलवार लटकी, कभी न कहीं किसी दिन भी अरेस्ट हो सकने का जो तलवार लटका, और अरेस्ट हो भी सकती है, जल्दी हो सकती है। लेकिन एक्शन हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस, एजेंसीज अपना काम कर रही है, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन एजेंसीज के पास जितने, देखिए आप मनीष सिसोदिया कहते थे हम जेल नहीं जा सकते, पकड़ो हमें जेल जाने दो, आज 6 महीने हो गए हैं जेल में हैं, और जेल से बाहर निकलने की कोई तरकीब नहीं नजर आ रही, इसलिए कि सारा करप्शन का जो ब्यौरा है वो सब उनके सामने रख दिया गया, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल भी आप देखिए आने वाले दिनों में उनके साथ भी, इसलिए कि सब मिलजुल कर, उसमें कविता भी पूरे तौर से लिक्विड स्कैम में इन्वॉल्व है, एक्शन पूरे तौर से होगा और इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने जितना करप्शन किया है। ये बीआरएस कहती है कि मैं गठबंधन का पार्ट नहीं हूं, लेकिन पूरे तौर से टैसिट अंडरस्टैंडिंग है जो नया गठबंधन, जिसको हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, इसलिए कि एरोगेंट पार्टीज के लोग हैं, इन लोगों ने करप्शन किया, देश को लूटा है, और उसके बावजूद भी इनको ऐसा है कि सत्ता के मुंह में ये कुछ भी बात कहते हैं। तो ऐसी पार्टियां जो गठबंधन जो अपोजिशन का बना, उसके साथ पूरे तौर से, खासकर कांग्रेस और एएमआईएम के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन प्रदेश की जनता समझती है और प्रदेश की जनता जानती है कि हम उनके इस उम्मीदों पर को पूरे तरह से चिकनाचूर प्रदेश की जनता करेगी, लेकिन प्रदेश की जनता चाहती है ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकता है, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है और विकास की सरकार से हमारा फोकस है डेवलपमेंट, और प्रदेश को डेवलपमेंट चाहिए, प्रदेश को विकास चाहिए, प्रदेश को पानी, बिजली, सड़क के जो वादे किए थे आज वो सब, उसके लिए भी लोग तड़प रहे हैं, इसलिए कि हर जगह पर जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि उन्होंने जो पिछले 2 बार में जो मैनिफेस्टो दिए हैं, और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग उनसे पूछिए कि जो मैनिफेस्टो है उसमें मैनिफेस्टो में कहाँ आपने पूरा किया है, ये मैनिफेस्टो को कितना % आप जो है अचीव कर पाए हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत कम, नहीं के बराबर उन्होंने अचीव किया है। देखिए अचीव क्या किया है, जो फैमिली का जो कॉफर भरने का था, फैमिली का जो पैसा बनाना था, उसमें वो बहुत ज्यादा उस परफॉर्मेंस में बहुत आगे निकल गए और प्रदेश की जनता को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 जो नासूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक तो अपीजमेंट के बारे में, जो आपको बताया कि एएमआईएम के साथ और कांग्रेस के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने अपनी जमीन भी 10 करोड़ की अभी दिया है कांग्रेस पार्टी को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। एएमआईएम के साथ आपको सबको पता है कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, हर तरह से सपोर्ट एएमआईएम को वो करते हैं। तो ये जो, और वो इसलिए कि अपीजमेंट वाली पॉलिसी, उनको एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वोट चाहिए, इसलिए इस तरह से वो बार बार उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है और उनको अपीज करती रहती है। दूसरा जो है करप्शन, जैसे मैंने कहा, करप्शन में जीरो टॉलरेंस, और हमारी सरकार ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का जो डेमोन्स्ट्रेट किया करप्शन पे, इसलिए एक भी कोई नहीं उठा सकता कि 9 साल 9.5 साल में एक भी करप्शन हुआ। इस प्रदेश की जनता चाहती है कि ऐसी क्लीन सरकार आए जो जनता के विकास के लिए, जनता के हित में काम करे, प्रदेश के हित में काम करे, और उनके लिए उनका दामन थाम के, और खासकर जो वैसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए पूरे तौर से खड़े होकर उनकी सहायता करे और उनकी सेवा करे। लेकिन जो लोग सेवा करने वाले आए थे, वो खुद लुटेरे बन गए। नारा दिया था सेवा करने का, जो लोग सेवा करने वाले आए तेलंगाना को ही लूट लिया उन्होंने। और तीसरी बात जो है कि परिवारवाद, ये बहुत बड़ा मीनेस है सोसाइटी के लिए। ये लोग जो सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, ये वही लोग करप्शन भी करते हैं, वही लोग अपील भी करते हैं, इसलिए कि इनको सत्ता में काबिज रहना है। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की जनता से अपील किया है, और आपके माध्यम से मैं भी उस पैगाम को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस 3 बॉटलनेक्स को, जो नासूर की तरह है, जो दीमक की तरह है, देश को खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो है अपीजमेंट, परिवारवाद और जो करप्शन। तो ये तीनों जो डायनेस्टिक पॉलिसी, इंग्लिश में
अपीजमेंट, डायनेस्टिक पॉलिसी एंड करप्शन, इन तीनों को जड़ से उखाड़ना है। और उस जड़ से उखाड़ने के लिए यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रदेश की जनता देख रही है। और हम तीनों पार्टियों को, एएमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस, तीनों को पूरे तरह से आने वाले दिन में, हर दिन आने वाले दिनों में एक्सपोज करते रहेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए थे प्रदेश की जनता से, उनको पूरा नहीं किया, और जो इतने करप्शन किए उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर उसने करप्शन किया या उनसे मिले हुए कोई भी लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है कानूनी तौर से वो की जाएगी। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। एक मिनट, आपका परिचय करिए, आपका चैनल और आपका नाम। नहीं, देखिए, करप्शन पे कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं कह सकते, कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से केजरीवाल के दो लोग जो इन्वॉल्व थे लिक्विड स्कैम में, वो कहते थे मनीष सिसोदिया की कार्रवाई हम पे नहीं हो सकती। कार्रवाई होगी और इन पे भी होगी। प्रोसेस को हम ऐसा, जैसे मैंने कहा, कि हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसलिए कार्रवाई होगी और पक्की निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। नहीं, एक्शन ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, कविता हो या कोई भी, मैं कोई स्पेसिफिक नाम पे नहीं, जिसने भी करप्शन किया, मैं आपको बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, जिसने भी, एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन विल नॉट बी स्पेयर्ड, बी इट कविता और फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स इन द स्टेट। See, no, see, once we are very hopeful and we are confident that we will get the support of the people of state, and we will be able to defeat both the alliance of Congress, MIM and BRS. We will be able to defeat, we will form the government, we will do every possible initiative to unearth all the scams they have done during last 10 years. But away from that, whatever the agencies have found out, based on that basis, action will be taken against those who are culprit, who are involved in corruption. तेलंगाना में आप मोमेंटम कैसा देखते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस प्रकार का मोमेंटम लेके आई थी 7 पहले या 6 महीने पहले, अभी वो नहीं दिख रहा है। और ये भी बात कही जा रही है कि केसीआर के खिलाफ सीएम का फेस कौन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन को, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा इलेक्शन हो, बड़ा से बड़ा इलेक्शन हो, बहुत मजबूती से लड़ती है। प्रदेश में जो इलेक्शन होगा उसको भी उतने ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ अच्छे बहुमत से जीतेंगे भी। लेकिन जहाँ तक फेस का सवाल है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से जो एक्सपेरिमेंट करती है, किसी स्टेट में वो देते हैं नाम, किसी स्टेट पे नहीं देती है नाम, और जब स्टेट पे जब जीत के आते हैं तो फिर सबके सहमति से जो नाम होता है उसको ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एंड पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको डिसाइड करती है। तो वो दोनों चीजें या तो पहले डिसाइड करती है या बाद में डिसाइड करेगी, लेकिन जो भी डिसाइड होता है उसके बारे में जानकारी मीडिया को बराबर दे देते हैं। See, this is an unholy alliance between corrupt parties. Everybody knows the kind of corruption Congress has done for several decades, and now for the last 1 decade, the rampant corruption which has been done by BRS. So all these political parties are deeply into corruption. We will take action
wherever possible. And particularly when you have asked about Robert Vadra, that case is being pursued by the agencies, and we have no, as I said earlier, we do not interfere. But of course, our intention is very clear that anybody who is indulging in corruption will not be spared. Coming back to the question of Kavita, PRS MLC Kavita, you had said that Kavita is fully involved in the liquor scam action that was taken. On what basis are you saying that she is fully involved? See, whatever. She's only been questioned by DPP, and I'm sure none of us know what questions were asked and what answers were. I think, as I said, that agencies does its own work. Government's intention should be known to agencies and the people of this great country. Our intention is absolutely loud and clear, is known to everyone, both citizen and the agencies who are responsible for unearthing the scams. Whatever information which is publicly available, based on that and whatever information we have gathered, we have been able to gather, she is fully involved in liquor scam. The kind of support she has given, and she has the way she has made, the structure she has been able to develop, and how she has made money is known to the agencies. It's a matter of time before she goes behind the bar. सर आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, तो यहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी जी, पुलिस रिटर्न करते हुए स्टेटमेंट दिया है कि हम उनके कपड़े उतारेंगे, हम पावर में आने के बाद। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और नॉन वायलेंट लीडर्स के बारे में मल्लिकार्जुन की बात करते हैं, ये कैसा देखते हैं? देखिए, ये सब जो है, रेवंत रेड्डी जी का इतिहास सबको मालूम है, प्रदेश के हर लोगों का इतिहास मालूम है, और आगे आने वाले दिनों में वो पूरे तौर से एक्सपोज भी किए जाएंगे। लेकिन ये मोहब्बत की दुकान में कोई ग्राहक तो है नहीं, लेकिन लुटेरे बहुत हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि प्रदेश में ऐसे लुटेरे जो हैं, जिनका पेशा ही लुटने का रहा है, वो लोग जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सेंटर के हो और हमारी सरकार आने के बाद पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा किसी क्वेश्चन नहीं, आज दो ही फ्रेंड हैं, आप बताइएगा। हैदराबाद में है और यहाँ पे मेन एक शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, तो बीजेपी यहाँ पर हालांकि नेशनल लेवल पे उनके साथ आपका रोक रहता है, लेकिन तेलंगाना को लेकर कोई क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी है AMIM, BRS और कांग्रेस, ये तीनों का अलायंस है। हम तीनों के अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। जनता जानती है कि ये तीनों का अलायंस जो है बहुत अनहोली अलायंस है। ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनता के हितों के खिलाफ है। इसलिए हमारी लड़ाई तीनों से है, और आप जब हमारा कैंपेन शुरू होगा तो उसमें आपको इस बात की झलक दिखेगी कि हर लोगों को अकाउंटेबल किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी सबके प्रदेश की जनता के सामने लेकर आएंगे। आप कह रहे हैं कि BRS MIM और कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बीजेपी और BRS का अलायंस चल रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके सामने है, पार्लियामेंट में देखिए वोटिंग किसने किसके फेवर में किया। हमारे फेवर में तो किया नहीं। BRS ने जो वो अलायंस ने, कांग्रेस ने जो कॉल दिया, कांग्रेस के सपोर्ट में हिमायती के तौर पे खड़ी रही वो, और हर जगह पर, यहाँ पर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हमें मालूम है। वो पोस्ट पोल अलायंस करेंगे कि प्री पोल अलायंस करेंगे, इस पे इनकी चर्चा चल रही है। अभी किस लेवल पे चर्चा चल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि दो साथ रहना है। दोनों ने एक दूसरे का दामन थाम के रखा है, और उसका जिंदा मिसाल पार्लियामेंट में सबके सामने जो आ गया। पार्लियामेंट में अगर वो ऐसे बिल के खिलाफ खड़े रहते तो समझ में आता, लेकिन वो तो साथ खड़े रहे, बल्कि इतने खड़े नहीं रहे पार्लियामेंट में, उनके साथ स्लोगने रही। वहां पर जितना जो डिसरप्शन में सबसे बड़े सारे उनके MP साथ में थे, उनके साथ होके आपने देखा होगा विजुअल्स के, सारे BRS के MP स्टेज वॉकआउट भी किया, साथ में डिसरप्शन भी करने में साथ कर रहे, वेल्स में जाने के सामने भी और स्लोगन देने में भी उनके साथ कर रहे। तो इससे ज्यादा क्या आपको प्रूफ चाहिए कि दे आर टुगेदर इन एवरी क्राइम। देखिए, BRS के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि प्रदेश को लूटने के लिए आए थे। BRS जब ऐसा कहे तो उनसे पूछिए कि भाई आपके मैनिफेस्टो में जो आपने कहा था वो कहाँ पूरा किया है। उनसे सवाल आप कीजिए
उनसे सवाल करना चाहिए जितने सारे जो करप्शन किए हैं, भूमि लैंड में जो करप्शन किया है, लैंड यूज को जिस तरह से उन्होंने परमिशन दी है, उसके बारे में भी आगे आने वाले दिनों में अब वो हमसे क्वेश्चन करते 100 क्वेश्चन, मतलब पीपल विल लाफ एट देम कि सरकार उनकी है, क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं. वी विल कम आउट विद अ क्वेश्चनर एंड यू विल सी दैट हाउ वी एक्सपोज देम. If there are no more questions, then I want to thank you once again. I do have a question, if somebody else does have. सर आप बता रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट जहाँ पर माइनॉरिटी एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन चल रहा है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में. एक वाकया सर सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद और मंदिर को शहीद किया गया, वो आता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में. लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने कभी इस चीज को अपोज नहीं किया है और माइनॉरिटी को लेकर उनका कोई ऐसा बीजेपी का कोई ऐसा परफेक्ट स्टैंड नहीं है. तो आप आने वाले चुनाव में माइनॉरिटी के लिए क्या है? देखिए, हमारे यहाँ चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हमारे इस नजरिए से देखते ही नहीं. हमारी सरकार सबको देश की जनता के तौर पर देखती है और जनता के हित में काम करने के लिए सारी पॉलिसी बनाती है. अब मैं इसको आपको, आप चूंकि मैं उस समाज से आता हूं, मुस्लिम समाज से आता हूं, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं. आप वेलफेयर स्कीम उठा के देखिए, सरकार के वेलफेयर स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में जो वेलफेयर स्कीम चलाई, उसके बेनिफिशियरीज देखिए. कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है जिसमें मिनिमम 22% जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला. चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आप जल से नल हो, नल से जल हो, या फिर आप आयुष्मान भारत स्कीम हो, जितने भी स्कीम उठा के, मैं 315 स्कीम है, उस सब 15 स्कीम उठा के देखिए, उसके बेनिफिशियरी के डिटेल्स उठा के देखिए कि हमने बिना भेदभाव के हमने सबको जो है जो बेनिफिशियरी हो सकते थे उनको दिया है. उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं. और खास कर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर हम काम करते हैं, मुरादाबाद, वहां तो जो अच्छा मुस्लिम आबादी पूरे देश की 12-13-14% है, लेकिन आप 22% से लेके 35% तक जो है नेशनल लेवल पे मुस्लिम समाज के लोगों को गया है, लेकिन किसी अलग अलग स्कीम में. लेकिन आप अगर मुरादाबाद, जहां मैं काम करता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पर किसी किसी स्कीम में 65% गए और मिनिमम जो है 30-35% है. तो आप देखिए, इससे समझ में आता है कि पिछली सरकार में इसको मुस्लिम समाज को जागीरदार के तौर पे कांग्रेस ने रखा था, बिल्कुल वोट बैंक की तरह. कभी इसके हितों में काम कोई नहीं किया, इसके हित में काम नहीं किया. हाँ, इनको एक वोट बैंक की तरह एक कॉर्नर में छोड़ दिया और उसको एक्सप्लॉइट करते रहे डरा डरा के. आज मुस्लिम समाज समझ गया है कि बिल्कुल उसका फायदा है जब अगर एक सरकार ऐसी हो जो कि पॉलिसी मेकिंग उसकी जो हो, पॉलिसी इनिशिएटिव हो, वो जनता को देख के, ना कि किसी के पूजा पद्धति को या किस धर्म में आस्था रखते हैं उसको देख के पॉलिसी बनाए. तो हमारा देश की जनता के लिए उससे बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, चाहे कोई समाज का हो. और अगर रिजल्ट देखते हैं तो मुस्लिम समाज बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है अपने आप में. इसी विषय पर एक कंक्लूजन है सर. यहाँ पर बीआरएस की सरकार ने जब पावर में आई थी तो ये बताया था कि माइनॉरिटीज के लिए 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा. तो इसको केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है, ये बीआरएस का आरोप है. तो क्या आने वाले चुनाव में माइनॉरिटीज के लिए कोई ऐसी राहत मिलेगी बीआरएस? देखिए, ये जो सोचने का तरीका है, पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड ही नहीं था इनका, जो वो तो मिसलीड करने के लिए. कांग्रेस सालों साल से कहती रही कि मुझे आपको रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. नहीं दे सकती है, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता उसका. और इसलिए वो मिसलीड करने के लिए मुस्लिम समाज को बराबर इस तरह से भ्रम में रखते हैं. वही भ्रम में इन्होंने रखा, लेकिन अब मुस्लिम समाज समझने लगा. आप देखिए, छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, 15 अगस्त में आप सेलिब्रेशन देखिए श्रीनगर में, ना तो कोई फोन बंद था, ना तो इंटरनेट बंद था, ना तो कोई सड़क रोकी जा रही थी, ना कोई बैरिकेड था. जनता उमट के, पूरे प्रदेश की जनता है, कौन थे भाई वो 99% तो मुस्लिम जनता है. वहां पूरी जनता वहां आई, 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में पार्ट लिया, इसलिए कि अब उनको समझ में आ गया कि वेलफेयर जब से 370 हटा है तो वेलफेयर के सारे स्कीम और बेनिफिट्स एक आम नागरिक को वहां पर मिलने लगा. जब मैं जाता हूं वहां पर, कई बार गया वहां पर कश्मीर में, जब हाथ उठाने के लिए बोलता हूं, पहले कोई हाथ नहीं उठता था, कोई बेनिफिट्स नहीं. अब सारे हाथ उठाते, बोलते भाई हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें तो अकाउंट में पैसा मिल रहा है, ये बेनिफिट्स मिल रही है, वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो लोगों को भी एहसास होता है ना, जब उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है. पहले तो सरकारें ऐसी थी कि 10 करोड़ ऐसे लोग पैदा हो गए थे इस देश में, और वो पेंशन भी खा रहे हैं, मर भी गए, जिंदा भी हैं, जो आज तक पैदा ही नहीं हुए थे.
आप देखिए 3 लाख करोड़ हमने बचाया, क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ने ऐसे 10 करोड़ लोगों को पैदा किया था जो इस पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया था, उनका और बेनिफिट्स किसको जा रहा था? उनके राजीव गांधी जी ने जैसा सही कहा था, बेनिफिट्स तो उनके लोगों को जा रहा था। अब वो सब चीज जो है प्लग, जो इतना लूप होल था उसको प्लग कर लिया गया है और देश की जनता के हित में काम हो रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज को भी इस बात का अंदाज है कि खाली खोखले वादे से नहीं, बल्कि जो जमीनी हकीकत है उसमें जो फायदा सामने पहुंच रहा है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, बिना भेदभाव के, उससे उनको फायदा है और उससे जो है कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी। यस, This is something I asked earlier also, your colleagues here. या What is BJP's vision for Telangana? TRS had a vision. What is your party's vision? see, TRS had a vision, but they never implemented their vision. That's why I repeatedly ask you to question them about their manifesto, because all their vision gets captured in the manifesto. And in their manifesto, they have not been able to deliver. It's a manifesto which they have only used to mislead the people of state, but they have never delivered. But our policy is very clear. We will always work for the welfare of the society. Our governance model is very, very clear. We believe in efficiency and we believe in fairness. So with fairness and efficiency, every citizen gets the benefit, and that is what, and the state gets the benefit. So we'll do the developmental work. We'll ensure that all the pending developmental work which should have happened must be implemented. We will focus on youth and to create opportunities for the youth. We will also ensure that the women empowerment, whatever initiative we can take for the women empowerment, every section of the society and all these scams happening in exam scams, that will get addressed, because youth and students particularly, they are very, very unhappy because of the time and again some kind of a scam is happening around around their exams. So we will address everything so that state is able to attract more and more FDI, more and more developmental work, so more and more job creation. The law and order should be extremely good, and people of state should feel happy. They should see the growth, and they should feel safe and secure is something which we'll be able to deliver. जब साहब आपने माइनॉरिटीज की बात कही ना, तो क्या आपके जो कई लीडर हैं, नाम नहीं लूंगा, अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर को और कई नेताओं को के नाम के आगे मुस्लिम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के बात करते हैं, तो क्या वो चीज सही है? माइनॉरिटी के वेलफेयर की बात, देखिए, माइनॉरिटी का ऑनर भी तो कुछ होता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज से आता हो, कोई भी किसी में भी आस्था रखता हो। हमारी पार्टी सबका मान सम्मान, इसीलिए हमारा स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो ये नासूर की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लोग दीमक की तरह है, दे आर मीनेस फॉर द सोसाइटी, इज पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, and this is what they resort to. They try to appease a section of the society, and particularly the Muslim society. And who gets the benefit? None of the Muslim community. But it is only the political parties who gets the benefit, because the Muslim population votes for them. But now they stand exposed. The Muslim community have understood that they have always been misled, used as a vote bank, but never been the beneficiary. So they have now chosen to vote based on the candidate they see, the policy and framework they see, and the performance they see. And we have been able to demonstrate a performance where we have safeguarded the interests of the minorities in a big way. इसी से आगे एक और सवाल है मेरा, और अंतिम सवाल माइनॉरिटी से ही रिलेटेड है। जो मुंबई जयपुर जो ट्रेन में हुआ हादसा, जो एक गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, और कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, और उसको सजा भी होगी।